हम लोगों ने टेट्राहेड्रल बोला, टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है? टेट्राहेड्रल का मतलब होता है 4 फेसेस। मतलब टेट्रा मतलब 4, हेड्रन मतलब फेसेस। हम कब किस चीज को हेड्रन बोलेंगे और कब किस चीज को पिरामिडल बोलेंगे, ये चीज जानना जरूरी है। जरा समझिए इसका क्या मतलब था। एक बार फिर से मैं टेट्राहेड्रन बनाता हूं। इधर समझिए, ये एक ट्रायंगुलर फेस है, एक ट्रायंगुलर फेस ये है, एक ट्रायंगुलर फेस ये है, और 3 ट्रायंगुलर फेस ऐसे पीछे की तरफ होंगे। समझ गए इसमें? या फिर एक काम करो, इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। समझो, ये है टेट्राहेड्रन। ठीक है, टेट्राहेड्रन के अंदर एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और एक ट्रायंगल ऐसे पीछे की तरफ से होगा। तो ऐसे 4 ट्रायंगल्स है। और ये चारों के चारों ट्रायंगल, ऑल 4 ट्रायंगल्स, मतलब ऑल 4 ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल। तो जब भी कभी कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा, मतलब ये, और ये क्या है, ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगुलर फेसेस है। ये क्या है, ये ट्रायंगुलर फेसेस है। इक्विलेटरल जब होंगे तब उसको अपन फेसेस बोल सकते हैं, और तभी उसी केस के अंदर इसको अपन टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं। यदि अपन इस चीज को आइसोसेलेस कर दे ट्राइंगल को, तो फिर वो पिरामिडल वाली कैटेगरी में जाने लग जाता है। जैसे हमने कहा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हमने बोला ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये एक ट्राइंगल है ऐसे, ये एक ऊपर है, मतलब यदि इसको अपन ऐसे बनाए सिर्फ, ये ऐसा है। ठीक है, तो एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है, ये वाली एक्सिस लंबी है। तो ये जो लेंथ है, ये दोनों, ये तीनों लेंथ बराबर नहीं, ये दोनों लेंथ बराबर है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अब आप इसको फेस नहीं बोल सकते। इस केस के अंदर ये पिरामिडल टाइप ज्योमेट्री ही बनाएगा। और पिरामिडल कौन सा हो जाएगा ये? क्योंकि ट्राइगोनल बेस के ऊपर 2 पिरामिड है, इसलिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। समझ में आ गया? और ध्यान रखना है इसके अंदर एक्सियल ऑर्बिटल्स आर longer than equatorial hybrid orbitals। इसके बाद अगला आया, और अगला क्या आया? अगला आया sp3d2 हाइब्रिड।
और sp3d2 हाइब्रिड में क्या आया, जरा ध्यान दें, हमारे पास s px py pz dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। मतलब अब हमारे पास x y और z तीनों में अपने पास d ऑर्बिटल के दो लोब हैं, d ऑर्बिटल 2 lobes on each axis। समझ में आ गया? मतलब अब फिर से सब कंपोनेंट बराबर हो गए भाई। यदि अपन x y और z कंपोनेंट की बात करें तो x एक्सिस के अंदर px है और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, y एक्सिस में py है और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, और z एक्सिस के अंदर अपने पास pz और dz स्क्वायर है। तो तीनों कंपोनेंट, तीनों डायमेंशन में कंपोनेंट बराबर हो गए, और s तो तीनों एक्सिस होता ही है। तो अब जो कोई चीज बनेगी वो 3 डायमेंशनली सिमेट्रिकल बनेगा, 3 dimensionally symmetrical structure is formed, and that is octahedral. Now what does octahedral means? 8 faces। समझिएगा कैसा है ये। ऐसा, ठीक है। तो एक फेस ये वाला हो गया, एक फेस ये वाला हो गया, एक फेस इधर से ये हो गया, और चौथा फेस इधर से हो गया। तो ऐसे 4 फेस ऊपर की तरफ है, और ऐसे ही 4 फेस नीचे की तरफ है, और ऑल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, एक्सियल इक्वल टू इक्वेटोरियल। इसमें सब कुछ बराबर है, सिमेट्रिकल सिनारियो बनता है क्योंकि हर तरफ कंपोनेंट बराबर है। एग्जांपल है SF6, सेंटर में यहां पर F होगा। मतलब यदि इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें SF का, तो S F F F F, एक F ऊपर एक F नीचे, ऑल बॉन्ड्स आर सिमेट्रिकल, वैसा बनेगा। इसका एग्जांपल क्या है TVP का? PCl5 या PF5। आर वी क्लियर? कॉपी कर लीजिए सर। बोल भाई। सर टेट्राहेड्रल टीवीपी ये दोनों sp3d के है क्या? टेट्राहेड्रल किसका था? टेट्राहेड्रल किसका था? सर आर्यन? sp3। sp3d। तो वो sp3 का है। मैं ये बताया कि हेड्रन और पिरामिडल में क्या डिफरेंस है। ठीक है सर, पिरामिडल sp3d का है ना? बिल्कुल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सर वो SF6 में S वो स्क्वायर के बीच में आ रहा है। बिल्कुल वो एस स्क्वायर, ये जो है ना, ये जो पॉइंट बना है ये एस हो जाएगा, ओके सर। क्योंकि सेंट्रल एटम वही है ना, वो तो हर तरफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट कर रहा है, वैसा है ना। जसजोत एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और वाई एक्सेस पे होता है ना बेटा जी। सर बोर्ड बहुत ब्लर है सर। अंकित, सभी को ब्लर है कि अंकित को ब्लर है केवल? ब्लर है सर। ब्लर है सर। ब्लर है सर। ब्लर है सर। क्लियर हुआ? हाँ थोड़ा बहुत सर, वो चेंज हो रहा है बार बार फोकस। हाँ सर, वो 1 सेकंड के लिए क्लियर दिखा।
पुष्कर से मेरे यहाँ क्लियर है, एक के भी आप भी क्लियर है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, वैसा हुआ था ना। सर वो फोकस बहुत चेंज हो रहा है सर, हर एक सेकंड में। अरे यार इतना फोकस चेंज क्यों हो रहा है? इतना तो आज सुबह वाली क्लास में भी नहीं हो रहा था। वही है ना, मतलब कुंडली ऐसी है कि या तो सुबह वाली क्लास में कुछ होगा या फिर आपकी क्लास में कुछ होगा। दोनों क्लास एक दिन में अच्छी तरह से नहीं हो सकती है। श्रेया कह रही है क्लियर है। सर बोल भाई। सर ये SP3D में जेड एक्सेस में डी मतलब डी ये DZ स्क्वायर क्यों आता है, DZ क्यों नहीं आता? बेटा डीजेड होता ही नहीं है, जब डी ऑर्बिटल होगा तभी तो आएगा। जो डी ऑर्बिटल है ही नहीं वो कहाँ से लाएंगे? अपने घर पे तो आजकल बनते नहीं है ऑर्बिटल। सर उसका नहीं शेप कैसे रहेगा? इसका, DZ²। अरे डीजेड स्क्वायर तो वो क्वांटम नंबर में पढ़ा है ना भाई, याद करो क्वांटम नंबर। डीजेड स्क्वायर सिंगल नंबर होता है, बीच में रिंग होती है एक्स वाई प्लेन में। तुमने क्वांटम नंबर पढ़ा है भाई, थोड़ा तो रहम करो बेचारे क्वांटम नंबर पे। क्या हुआ? बहुत ब्लर है। मैंने फोटो भेज दी है टीम्स के ऊपर। सर हम्म। SP3D का एक एग्जांपल बताऊं? SP3D का? जी एक मिनट, बोर्ड क्लियर हुआ क्या? सर, एक कंपाउंड। यस सर। सर CH हाँ, और सर। बताया था, नहीं वो एस SP3 का। SP3D का PCl5 PF5 ये लिखे हुए हैं तो देख। थैंक यू सर। सर बोल भाई। सर आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल के नीचे क्या लिखा है? फेस एक्स पिरामिडल। फेस नहीं बोल सकते उसको, उसको पिरामिडल ही बोलना पड़ेगा, मतलब उसके लिए ऑक्टाहेड्रल अच्छा टेट्राहेड्रल
सबका कॉपी हो गया क्या? सॉरी सर। बोल भाई। सर वो दो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे है? मतलब सर आपने लिखा ना x इक्वल टू पी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो y पे भी वो सेम ही होगा क्या? बिल्कुल होगा ना। याद कर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होता है? और x और y एक्सेस तो दोनों बराबर होता है ना। सर बोलो। सब जगह बॉन्ड एंगल 90 डिग्री रहेगा ना? हाँ, सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री देंगे। हो गया तो आगे बढ़े। हाँ सर। ऐसे बोर होने लगता है पता है इतनी देर तक बैठे बैठे। सर वो फोटो बनानी बस एक, वो डायग्राम बना जल्दी बनाओ यार। SF6 हो रहा। तुम लोग इतना धीरे धीरे डायग्राम बनाओगे ना तो साल बीत जाएगा डायग्राम बनाते बनाते ही। सर वो अपने राइट साइड में ऊपर क्या लिखा है डी ऑर्बिटल्स के बाद ब्रैकेट में? टू लोब्स ऑन ईच एक्सिस। डी ऑर्बिटल के 2 लोब होते हैं ईच एक्सिस के ऊपर, वो लिखा है। ठीक है सर। सर मतलब टोटल 4 रहते हैं ना? हाँ, तुम लोग है ना पढ़ाई लिखाई मत करो, हो गया सब भूल जाओ और उसके बाद है ना आखिर दिन एकदम जब यूज करने का दिन है तो फिर से ऐसे सर क्या बात कर रहे हो आप, मजाक कर रहे हो मजाक। आगे अगला हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। sp3d3 में क्या होता है, एक s 3p और 3d, मतलब s px py pz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर और dxy। अब मुझे ये बताओ, यदि आप देखो तो एक्स वाई प्लेन के अंदर डी का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है अब। हाँ सर। तो अब क्या हाँ। आएगा सब, 1 2 3 4 5, ये 5 तो आएंगे एक्स वाई प्लेन में। तो अब ये x पी एक्स पी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, ये पांचों तो, ये पांचों के जितने भी कंपोनेंट आएंगे ये तो आएंगे एक्स वाई प्लेन में। और पी जेड और डी जेड स्क्वायर ये आएंगे जेड एक्सिस के ऊपर, ये आएंगे जेड एक्सिस के ऊपर। तो ये कैसा हो जाएगा, पेंटागोनल, मतलब एक एक्सिस है तो उसके ऊपर यदि 5 अरेंज करोगे तो ऐसे बनेंगे।
पेंटागोनल बाय पिरामिडल, एक ऐसे ऊपर और एक ऐसे नीचे, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब यदि अपन इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, एक ऐसे ऊपर एक ऐसे नीचे, और ये पूरा 5 का पेंटागनल, ऐसे 5 फेस बनेंगे ऐसे। सर एक्स वाई प्लेन पे 5 क्या? बिल्कुल एक्स वाई प्लेन में 5। सर पर 4 होने चाहिए ना, पी एक्स पी क्यों? वाई। देख ध्यान से, ऐड कर, 5 बनते हैं कि नहीं बनते देख। सर एस का तो स्केलर है ना। तो क्या हो गया? जिस तरफ कंपोनेंट ज्यादा होंगे उसी तरफ तो मल्टीप्लाई होगा। सर स्केलर पर उसके ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना। रिजल्टेंट तो वेक्टर ही आएगा ना। तो इतने दिन से तू क्या पढ़ रहा है भाई? रिजल्टेंट कैसा आएगा? ये ऐसा है, ये 5 का पिरामिड ऊपर और वैसे ही 5 का पिरामिड ये नीचे, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब ये जो है 5 बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये है इक्विटोरियल, और ये वाला बॉन्ड है एक्सियल। अब मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा, इक्वेटोरियल बड़ा होगा कि एक्सियल बड़ा होगा? एक्सेल। क्यों? तो वो dz स्क्वायर और pz है ना, तो बड़ा dz स्क्वायर और pz आ रहा है उसमें। अरे भाई तुम दिमाग चलाना भी चालू करो कभी कभी, सिर्फ दिमाग इसलिए थोड़ा ना चलाते हैं कि सोएंगे कैसे। बॉन्ड थोड़ा वीक होगा सर उसका। अरे क्या अजीब सी बात कर रहे हो यार, एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, कौन सा बड़ा होएगा? ये बॉन्ड वीक कहां से आ गया? सर इक्वेटोरियल होगा शायद सर, क्योंकि उस पर ज्यादा ऑर्बिटल है। कौन कौन कह रहा है एक्सियल बड़ा है? और ये बॉन्ड वीकनेस, ये अजीब सी बात नहीं करना ना फालतू। मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख के बदला लूं, उससे क्या फायदा निकलेगा? हाँ जी, आप कितने लोगों को लगता है एक्सियल बड़ा होएगा? अच्छा, एक ने हाथ रहा, देवांग। और कितने लोगों को लगता है कि इक्विटोरियल बड़ा होगा? क्षितिज, मने, रिद्धि, समर्थ, विराज। हाँ जी देवांग, आवाज आ रही है बेटा जी? देवांग आवाज आ रही है? ओके देवांग, ठीक है। एक बात, कौन सा बॉन्ड बड़ा होता है? मैं जिसमें डी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा वो वाला बॉन्ड बड़ा होगा ना, जिसमें डी का कंट्रीब्यूशन कम होगा वो वाला बॉन्ड छोटा होगा। भाई समझिए, बॉन्ड लेंथ जितना है ना, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ डी, कंट्रीब्यूशन ऑफ डी ऑर्बिटल। जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन डी का होगा उतना ही ज्यादा होगा। अब इक्विटोरियल के अंदर 2 डी ऑर्बिटल है और एक्सियल में कितने हैं? 1 डी ऑर्बिटल है। यदि लोब वाइज बात करें तो यहाँ पे 4 लोब्स हैं, 4 भी नहीं है, 8 लोब्स हैं, 8 लोब्स ऑफ डी। यहाँ पे 2 लोब्स ऑफ डी। बात खत्म हो गई। ज्यादा बड़ा कौन होगा? इक्विटोरियल होगा। इसीलिए ये भी पिरामिडल है, आप इसको डेकाहेड्रल नहीं लिख सकते हैं, इसको आप पेंटागोनल बाय पिरामिडल ही लिखेंगे। पीबीपी भविष्य में। समझ में आ गया? तो अब आपके पास सारे टाइप की ज्योमेट्री आ गई है।
और आपको ये पता लग गया है कि सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब आपको सब क्लियर हो गया कि ना क्या, मैं वापस से नहीं लिखूंगा, 2-3 बार लिखने का कोई फायदा नहीं। तो जनरलाइज शेप है, एसपी कैसा होता है, लीनियर होता है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब समझिए, इसमें ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा 72 डिग्री का, मतलब जो इक्वेटोरियल बॉन्ड प्लेन का बॉन्ड एंगल होगा, ऑल बॉन्ड एंगल्स 72 डिग्री इक्वेटोरियल प्लेन के, एंड इक्वेटोरियल एक्सियल कितने होंगे, 90 डिग्री। मतलब यदि ये एक्सियल है तो इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड एंगल ये होगा 90 डिग्री। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। सर बोल भाई। सर वो एक्सियल में डी के 4 लोब आएंगे ना? क्यों? सर वो डी एक डी है तो डी को 4 लोब रहेंगे। बेटा डी कैसा होता है, डी जेड स्क्वायर, याद तो करो, डी जेड स्क्वायर ऐसा होता है बेबी सुधर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। कितने लोग हुए डी DZ के? 2। तो यार कृपया थोड़ा तो याद रखो, कॉपी कर लीजिए। सर क्लोवर लीफ में 4 होंगे ना? लोअर लीफ में 4 होंगे। नहीं, sp3d4 होता है पॉसिबल पर पढ़ते नहीं।
सर सबका कॉपी हो गया क्या? हाँ चलिए मिट आगे बढ़े फिर। यस सर।
यार मेरे पास रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? चलिए कुछ डाउट्स आए नए, जवाब देते हैं उनके। तृप्ति यस। एक मिनट है ना यार, ये पूरा ऊपर चला गया। हाँ, देवांग का डाउट है सर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एफ इजंट पॉसिबल। नो, एफ और एफ बहुत ही वेग टाइप के होते हैं, मतलब उनकी जो शेप है वो भी क्लियर नहीं हो पाती। दूसरी बात, जो एनर्जी डिफरेंस है वो इतना ज्यादा होगा कि वो मिक्सिंग नहीं कर पाए। सिमिलर एनर्जी में एसपीडी मिक्स हो जाता है, इतना ही बहुत है। देवांग का डन। आरुषि, यदि आप देखोगे कि भाई एक्सियल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, तो एक्सियल के अंदर मतलब जो आपने जेड एक्सिस मानी है उसको एक्सियल बोले हैं, ठीक है। तो वो जो एक्सियल वाले बॉन्ड एंगल्स उसमें है, तो जेड एक्सिस के ऊपर तो केवल एक ही ऑर्बिटल है ना, दैट इज पी जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, सॉरी पी जेड और डी जेड स्क्वायर, तो केवल दो ही ऑर्बिटल होंगे। तो आरुषि, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, यस सर, समझ। समझा। तो ना तेरे पास जितने ऑर्बिटल्स है उसमें जेड एक्सिस पे केवल एक ही है, ठीक है, डी जेड स्क्वायर, बस। समर्थ, sp3 d3 के अंदर कितने बॉन्ड एंगल आएंगे? 5 इन प्लेन, 10 ऊपर से, 10 नीचे से, तो 15। अर्थ सर d5 तक जाएंगे ना, ये क्या बोल रहे हो अर्थ? आई जस्ट डोंट गेट इट। नहीं, sp3d3 आखिरी होता है। अंकित बोल भाई। सर वो जो sp3d वाला बनाया था सर, तो उसमें एक sp2 बना था और एक pz dz स्क्वायर बना था। तो वो जो pz dz स्क्वायर है वो मिक्स होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं? नहीं, वो मिक्स होते हैं, बिना मिक्स हुए तो आप कैसे दो ऑर्बिटल बनाओगे? हाँ, ओके सर। सर तो वैलेंस ऑर्बिटल में, सॉरी वैलेंस शेल में 14 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं। वैलेंस शेल में 7 तक। सर 8 ये भी जा सकते। sp3d3 बॉन्ड के साथ। हाँ, तो बॉन्ड के साथ 14 तक कर सकते हैं। वैसे तो 8 भी हो सकते हैं, पर वो वाला मॉलिक्यूल ऑब्जर्व नहीं हुआ है, जिससे कि ऑब्जर्व हुआ है वो वाला केस अपन पढ़ते नहीं। sp3d4 एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है, हेलियम F82 माइनस। हाँ सर वो आप बता सकते हैं कि पहले डी जेड स्क्वायर क्यों आता है, फिर डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वैसा ऑर्डर कौन पूछ रहा है? होता है सर आगे। तो मैं बता सकता हूँ, बट जरूरत नहीं है इसलिए नहीं बता रहा। फिर आप उसके लिए उसको याद करके ज्यादा सुखी रह सकते हैं रीजन जानने से। रीजन मतलब उसका रीजन ऐसा है जो जिसको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पहली चीज, और उससे कम, और ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्शनली या फिर कोई और पैरेलल लॉजिक बन सकता है, इसीलिए डीजेड स्क्वायर ही होता है, ठीक है। ठीक है सर। बुरा मानने वाली बात नहीं है यार, बता भी सकता हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं, बट पॉइंट ये है कि उसको आखिर में आपको याद ही करना पड़ेगा कि भाई डी जेड स्क्वायर होता है। मतलब वैसा हुआ कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, तो बता पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? पता नहीं। एग्जैक्टली इनसिग्निफिकेंट आंसर। मतलब नहीं, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि यदि मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा तो आखिर में तेरे को मैं यदि बोल दूंगा कि मुर्गी आई तो मुर्गी आई, अंडा आया तो अंडा आया, उसके ऊपर पैरेलल लॉजिक बहुत सारे लग सकते हैं।
तो इसीलिए उसका आंसर इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है। वैसा ही है कि भाई मैं बता दूंगा, मैं बता देता हूँ कि भाई z कंपोनेंट जो होता है वो यूनिवर्सल कंपोनेंट माना गया है, क्योंकि उसके अंदर जो वेक्टर होता है वो आराम से, अब आखिर में तू कहेगा कि सर मान लो ये होता तो z को अपन x बोल देते तो वो आखिर में वैसे ही पॉइंट आके छूट जाता है। उससे बेहतर है कि अपन ये याद कर लेते हैं ना यार कि z स्क्वायर होता है, चलेगा। सिंपल। वरना मुर्गी अंडा कैच में फंस जाएंगे अपन लोग फिर से। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं। सिंगल, पहले शेप बताएं कि पहले हाइब्रिडाइजेशन बताएं? नहीं, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीका बताते हैं और उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि शेप्स अलग अलग कैसी कैसी होती हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स वगैरह। देखिए मेथड टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन। मेथड टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल लेते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने के लिए v प्लस m माइनस c प्लस a डिवाइड बाय 2, VMCA divided by 2. V is number of electrons in valence shell. M, monovalent atom. C, positive charge, cationic charge. A, anionic charge या negative charge. Anionic charge. ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू VMCA डिवाइड बाय 2। एक एग्जांपल करके देखते हैं। एक और चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल सेल, सॉरी इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम ओनली। ये सबके लिए लागू नहीं है, सिर्फ सेंट्रल एटम के लिए लगाएंगे। ठीक है, जरा समझिए। हमने बोला हमारे पास है CH4। CH4 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं? आपने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन होगा। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब जो सिंगल बॉन्डेड है, जो सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। ठीक है, तो 4 और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, कटायनिक चार्ज 0, अनायनिक चार्ज 0, -0 + 0 डिवाइड बाय 4, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बताओ? sp3। ठीक है, मतलब आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालो, उसके हिसाब से आप जज कर सकते हो। 2 हाइब्रिड होंगे तो sp, 3 होंगे तो sp2, 4 होंगे तो sp3, 5 होंगे तो sp3d, 6 होंगे तो sp3d2, 7 होंगे तो sp3d3। ये होएगा। आगे समझिए। आपने कहा आपके पास है NH4+। भाई सेंट्रल एटम कौन होगा इसके अंदर बताइए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4। कटायनिक चार्ज कितना है? -1 +1। नहीं मतलब वो अनायनिक चार्ज 0 डिवाइड बाय 2, 8/2 यानी कि sp3 आ जाएगा। ये भी क्लियर है सर? SO4 2-, बोलो। सल्फर के सर वैलेंस शेल ये में कभी ऑड नंबर पॉसिबल नहीं है ना?
पॉसिबल है पर इसमें नहीं करते। ये वाला मेथड ऑड के लिए फॉलो नहीं होता, ऑड के लिए कुछ और करना पड़ता है। ठीक है। SO4 2 माइनस वैलेंस सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर या ऑक्सीजन? सल्फर। सल्फर। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 6 मोनोवैलेंट एटम्स? 0 नहीं 0 कैटायनिक चार्ज? प्लस कैटायनिक चार्ज 0, अनायनिक चार्ज 2, ऐड कर दिए डिवाइड बाय 2, 4 sp3 हाइब्रिड हुआ। ठीक है, SF4। सर जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनको 0 ही पकड़ते क्या फिर हम? भाई जब उनको इस मेथड में उनके लिए कुछ है ही नहीं तो नहीं है ना, क्या करूंगा। ठीक है सर। SF4 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 मोनोवैलेंट एटम? 4 4 कैटायनिक चार्ज? 0 0 अनायनिक चार्ज? 0 5 ठीक है, ठीक है सर। बताओ सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 7 मोनोवैलेंट एटम? 3 3 कैटायनिक चार्ज? 0 अनायनिक चार्ज? और 0 5 सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 नहीं 8 मोनोवैलेंट एटम? 6 कैटायनिक चार्ज, अनायनिक चार्ज? 0 0 0 4 7 समझ में आ गया? हाँ सर। कॉपी करिए प्लीज। और सर अर्थ नहीं होंगे 7 से ज्यादा, चिंता नहीं करते।